वीडियो में हमने लाइट में स्टार्ट किया था, उसमें हमने सारी चीज लाइट के बारे में रिफ्लेक्शन पढ़ लिया था प्लेन मिरर के थ्रू कि प्लेन मिरर से कैसे रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। और उसका इमेज फॉर्मेशन के बारे में भी बात हो गई थी कि प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। आज हम प्लेन रिफ्लेक्शन पढ़ने जा रहे हैं, रिफ्लेक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके बारे में भी आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन हम इसको फिर से पढ़ाएंगे, पूरा बेसिक्स बताएंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आप लोग रिफ्लेक्शन के जो लॉ हैं उन सबको दिमाग में रन कराते रहिएगा और कुछ थोड़े बहुत इससे रिलेटेड कांसेप्ट सीखते जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो स्फेरिकल सरफेस क्या होता है, कैसे स्ट्रक्चर होता है, क्या चीज होता है, इसके बारे में, ठीक है। क्या होता है, एक हॉलो स्फेरिकल ग्लास लिया जाता है, ठीक है। हॉलो स्फेरिकल ग्लास का मतलब ये हुआ कि ये पूरा एक स्फेयर है जो कि ग्लास का बना हुआ, अंदर से पूरा हॉलो है, जिसे हम शेल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ये वाला शेल, ठीक है। ये अंदर से पूरा हॉलो है, पूरा खाली है, ठीक है। केवल ये, जैसे आप एक बॉल समझिए, ठीक है, और बॉल को आप अंदर से खाली प्लास्टिक वाली बॉल होती है, अंदर से पूरा एम्प्टी हो और ऊपर केवल उसके ऊपर हार्ड बॉडी हो, इस तरीके का। तो ये पूरा ग्लास का बना हुआ एक बॉल है, ठीक है। अब अगर इसको हम इस तरीके से कट आउट कर दें, इसको इस तरीके से अगर कट कर दें, तो इसका जो शेप निकल के आएगा ये इस तरीके से कुछ निकल के आएगा। ये जो डॉटेड है इसको भी समझिएगा, कुछ इस तरीके का निकल के आएगा सारे फेसेस को आप देखेंगे तो, क्योंकि ये तो अंदर खाली था, कुछ था नहीं, बस यही लेयर थी आपकी। तो ये कट करने के बाद कुछ इस तरीके का आएगा, ठीक है। तो जो भी हमारे स्फेरिकल ग्लास बनाए जाते हैं, स्फेरिकल मिरर्स बनाए जाते हैं, उनका जो बेसिक कंस्ट्रक्शन होता है कुछ इसी तरीके से किया जाता है कि एक स्फेरिकल पूरा ग्लास लिया जाता है, ठीक है, उसको इस तरीके से कट कर दिया जाता है कर्व के क्रॉस, और कर्व के क्रॉस कट करने के बाद इस तरीके का शेप आता है, ये पूरा ग्लास का होगा, ठीक है। अब इसके पेंटिंग के अलावा, जैसे इसकी सरफेस की पेंटिंग की जाएगी, क्योंकि इस तरह के दो तरीके का, एक ये वाला फेस है और एक ये वाला फेस है, तो इसके जिस फेस की पेंटिंग की जाएगी उसके अकॉर्डिंग इसका कॉन्केव या कॉन्वेक्स नाम पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान से देखेंगे तो ये दो एक तरीके की पेंटिंग की गई है और ये दो एक तरीके की पेंटिंग की गई है। कैसे की गई, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, अंदर वाले की तरफ पेंट किया गया है और ये बाहर वाले की तरफ पेंट किया गया है, ठीक है। तो किसको कॉन्वेक्स बोलते हैं, किसको कॉन्केव बोलते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग ऐसे पढ़ाते पढ़ाते खुद इतना याद हो जाएगा, ठीक है। कॉन्वेक्स कॉन्केव किसे कहते हैं। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो किसको कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स समझेंगे, इसके लिए इसको थोड़ा सा क्लियर इमेज इसकी बनाते हैं। देखिए, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक मिनट है, ठीक है। इसमें पेंट कौन वाला पोर्शन है, अंदर वाला पोर्शन है। पेंट वाला तो आपको दिखेगा नहीं, पेंट वाला आपको दिखेगा नहीं, आपको दिखता कौन सा फेस है, ये वाला। आपके सामने कौन सा फेस आ रहा होगा, ये वाला आ रहा होगा, ठीक है। इसको बोला जाएगा कॉन्वेक्स। इसको क्या बोला जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर बोला जाएगा। याद कैसे होगा, ये कॉन्वेक्स है, ठीक है। इसको याद करने के लिए पहले हम जान लेते हैं दूसरा वाला। इसमें आपको कौन सा फेस दिख रहा होगा, ये वाला फेस दिख रहा होगा, इसको बोला जाएगा कॉन्केव। अब कैसे याद होगा और दोनों का कंफ्यूजन कैसे दूर होगा, इस चीज को ध्यान समझिएगा। एक वर्ड है केव। केव की मीनिंग आप लोग समझते हैं क्या होता है, हिंदी मीनिंग बात करें तो गुफा होता है, और इंग्लिश सेंस समझे तो स्मॉल होल इन एनी माउंटेन, ठीक है। किसी माउंटेन के बीच में छोटे छोटे होल्स हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, केव बोलते हैं। तो ये किस तरीके का होता है, अगर आपका ये माउंटेन इस तरीके का कुछ और यहाँ पर एक होल है इस तरीके का बना होता है,
होता है इस तरीके का। केव, केव क्या होता है, जहां पर लायन या इस तरीके के जो एनिमल्स होते हैं हमारे डोमेस्टिक नहीं, नॉन डोमेस्टिक जो एनिमल होते हैं वो रहते हैं जिस जगह, उसको केव बोलते हैं। तो ये इसके अंदर रहते हैं, इस तरीके का शेप होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए जो सरफेस आपके सामने है, जो सरफेस, ध्यान दीजिएगा ये केवल आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, केवल आप कंफ्यूज ना हो इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो जो सरफेस आपके सामने है उस सरफेस को देखिए किस शेप का है, केव शेप का है क्या। तो आपके सामने कौन सा शेप है, ये फिक्स फेस है, ये वाला फेस है ना, और ये फेस किस तरीके का, केव जैसा दिख रहा है, इस तरीके का दिख रहा है कुछ, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, कॉनकेव मिरर हो जाएगा। तो जब ये कॉनकेव हो जाएगा तो दूसरा वाला अपने आप कॉन्वेक्स हो जाएगा, उसको पहचानने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स का कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। फिर समझिएगा, कॉनकेव पहचानने के लिए आप कॉनकेव को बहुत ध्यान से समझिएगा। कॉनकेव पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप केव के ऊपर जाइए, तो केव कैसे हो रहा होगा, ऐसे बन रहा होगा, तो ये केव है, ये फेस आपको इधर तो आपको दिखेगा नहीं, एक्चुअल में पेंटेड वाला पोर्शन तो आपको दिखता ही नहीं, आपको दिखता कौन सा, ये वाला पोर्शन है केवल। इस तरीके का जो पोर्शन होगा वही आपका कॉनकेव पोर्शन कहलाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है, ठीक है, वो इस तरीके का होगा, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आपको नहीं दिखेगा, इस तरीके से ये वाला पोर्शन आपको नहीं दिखेगा, ये पेंटेड हो गया, ये वाला पोर्शन सामने होगा, तो ये वाला आपका कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो मिरर को पहचान दिक्कत नहीं होगी। अब इससे रिलेटेड टर्म सीखते हैं, कौन कौन से टर्म आपको पढ़ने, ठीक है। सबसे पहला टर्म जो सीखना है इसका, वो सीखना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिएगा, कोई भी एक बना लेते हैं, कॉनकेव बना रहे हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि आप कॉनकेव बनाइए, सबके लिए वही टर्म्स होते हैं, ठीक है। ये जो आर डिस्टेंस है, ठीक है, कहां से, जो ये आपका मिरर है उसके सेंटर से, ये आपका सेंटर एक्चुअली इसको बोला जाता है पोल, ठीक है, आगे बताएंगे। तो ये पोल होता है, तो पोल से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या ये कौन सा पॉइंट होता है, क्या चीज होता है, ये बहुत ध्यान समझिएगा। क्या होता है कि ये जिस स्फीयर से निकल के बना हुआ है, ये जिस, क्या आपको दिखा होगा, ये स्टार्टिंग में यहाँ पर बना था स्फीयर, ठीक है, उसका एक रेडियस जरूर होगा, स्फीयर का एक रेडियस होगा ना, वही रेडियस ये होता है, ठीक है। लेकिन अब इसको समझने के लिए पहले आप फोकस को समझ लीजिए। फोकल लेंथ एंड फोकस, ये चार टर्म एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। आपको पहले बात से नहीं समझना होगा, इन चारों एक साथ सोचना, दिमाग में रख के सोचना होगा, इसलिए इसको हमने एक साथ लिख दिया, ठीक है। पोल क्या होता है, इट इज द सेंटर ऑफ द मिरर, ये मिरर या लेंस जो भी होगा उसका ये जो सेंटर होता है इसको बोलते हैं पोल। ये वाला पी जो पॉइंट बनाया गया, ये वाला जहां पर ये लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बताते हैं क्या लाइन है, ये वाली लाइन और ये मिरर का कट करता है बीच वाला पॉइंट, उसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो सेंटर ऑफ द मिरर, जिसके ऊपर भी मिरर सेम होगा और नीचे भी सेम हाइट होगी इसकी, ठीक है, ठीक है। अब पोल
तो ये हो गया। फोकस क्या होता है? यही मेन डिसाइडिंग फैक्टर है फोकस। क्या होता है? इट इज द पॉइंट, इट इज द पॉइंट एट विच ऑल रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे सारी रेज, जितनी भी रेज आएंगी, चाहे जहां से आ रही हो, चाहे जितनी दूर से आ रही हो मिरर के सामने, सब की सब इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट जरूर करेंगे। ठीक है, बाकी रेज कहां से कहां जाएंगे ऊपर नहीं पता, लेकिन इस पे जरूर इंटरसेक्ट करेंगे, स्पेशली जब इनफाइनाइट डिस्टेंस से आएंगी। तो क्या मतलब हुआ कि अगर आपका ये मिरर है, ठीक है, और दूर से रेज आ रही है, ठीक है, ये सब रेज आ रही हैं और रिफ्लेक्ट होने के बाद, इस मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस जाएंगी, तो वापस कहां जाती हैं? सब एक पॉइंट पे जाएंगे। सब कहां पर जाएंगे? एक पॉइंट पे जाएंगे। इसी को बोला जाता है फोकस। ठीक है, फोकस क्या होता है? ऐसा पॉइंट होता है जहां पर जो भी रेज आती है इनफाइनाइट डिस्टेंस से, बहुत दूर की डिस्टेंस से जो भी रेज आती हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद वहां पर जाके कंसंट्रेट होती हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। ठीक है, आप लोग इसका एप्लीकेशन देखे होंगे, आप लोगों के घर के आसपास डिश एंटीना यूज होता है, देखे होंगे डिश एंटीना, जो आपके घरों पे एक छतरी टाइप इस तरीके का पैराबोलिक शेप का लगा होता है, इस तरीके का। ठीक है, वो बिल्कुल यही मिरर होता है। ठीक है, उसको हम मिरर इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि भाई हमारे इन्वायरमेंटल कंडीशन उसके फेवर में नहीं होती है। ठीक है, अब भाई बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, इसलिए उसको हम मिरर नहीं बना सकते। ठीक है, अदरवाइज सबसे अप्रोप्रिएट होता है कि मिरर बनाते हैं उसको। ठीक है, लेकिन रिलेटेड टू मिरर बनाते हैं कि जो कि मैक्सिमम रिफ्लेक्शन प्रोवाइड कर सके। क्या काम करता है? हमको पता है कि जो भी हमारे सिग्नल्स आते हैं टीवी के, वो सब सैटेलाइट के थ्रू आते हैं। सैटेलाइट के थ्रू किसकी फॉर्म में आएंगे? रेज की फॉर्म में आएंगे। ठीक है, तो जब रेज के थ्रू आती हैं तो सब फैल के आती हैं, इस तरीके से उसके ऊपर आ रही होंगी सैटेलाइट से। ठीक है, तो सैटेलाइट से जब आ रही होंगी तो इस सरफेस से स्ट्राइक होने के बाद, इस सरफेस से स्ट्राइक होने के बाद ये वापस जाएंगी। इस सरफेस से स्ट्राइक होने के बाद रिफ्लेक्शन होगा उन सब रेज का। जब रिफ्लेक्शन होगा तो कहीं पर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। वो पॉइंट कौन सा होगा? फोकस होगा। ठीक है, और यही फोकस जो होता है, यहीं पर आपका रिसीवर लगा होता है जो आपके टीवी के थ्रू कनेक्ट होता है, जिसको हम LNB बोलते हैं। ठीक है, यहीं पर इस तरीके से एक रिसीवर लगा होता है सिस्टम, जिससे कि वायर आपका कनेक्ट होता है इस तरीके का। ठीक है, तो अब जितने भी वहां से सिग्नल आ रहे हैं, इस रेस की फॉर्म में आ रहे हैं सिग्नल सैटेलाइट के थ्रू। ठीक है, तो उन सबको, ये जो भी आपका पैराबोलिक कह सकते हैं, इसे हम पैराबोलिक क्या भी, ठीक है, ये आपका कॉन्केव टाइप का मिरर है। ठीक है, मिरर तो नहीं है, ठीक है, तो कॉन्केव टाइप का शेप है जो कि रेस को सबको रिफ्लेक्ट करके एक जगह कंसंट्रेट कर दे रहा है। जिस जगह कंसंट्रेट कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। ठीक है, और उस फोकस के थ्रू आपका जो भी सिग्नल आ रहा है सबका सब एक जगह कंसंट्रेट हो जाएगा। क्या होगा कि भाई अगर एक सिग्नल खाली रिसीव करना होता हमको तो हम कर लेते, लेकिन हमारे सिग्नल की क्वालिटी वीक होती। लेकिन इतने दूर के सिग्नल सब एक जगह जब इकट्ठे हो जाएंगे तो उसकी सिग्नल की क्वालिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये पूरा एक जगह फोकस होकर आपके घर में वायर टीवी में कनेक्ट हो जाएगा, सेट टॉप बॉक्स में कनेक्ट हो जाएगा, तो हम उसके थ्रू उस चीज को समझ सकते हैं कि ये पूरे सिग्नल एक जगह कंसंट्रेट हो गया। तो ये फोकस का कांसेप्ट होता है। क्लियर हुआ? चलिए, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल।
जो सेंटर ऑफ द मिरर है और ये फोकस, जहां पर भी हमने ये बात की जहां पर सारे रेस फोकस होती हैं, उन सब उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोला जाता है। इसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करेंगे। पूरे फिजिक्स में स्मॉल f से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है, स्मॉल f से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, स्मॉल f या फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, मींस इसके और इस पॉइंट के बीच का ये डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। क्लियर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये जो सर्कल होता है, ये जो मिरर है पूरा, इसको अगर एक सर्कल सर्कुलर शेप बनाए पूरा, तो ये जहां पे जाके दूसरा एंड कनेक्ट होता है वो हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। और ये इस तरीके का स्फीयर बनाएंगे तो जो ये एंड होता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये डायमीटर की तरह वर्क कर रहा है, ये लाइन जो है यहां से यहां तक की डायमीटर ऑफ दिस सर्कल की तरह वर्क कर रहा है। तो आपको पता ही होगा डायमीटर और रेडियस में क्या होता है, 2 का डिवाइड होता है, 2 का फैक्टर होता है, मींस ये रेडियस मस्ट बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ध्यान दीजिएगा, नाम से मत कंफ्यूजन है कि रेडियस दूसरा दुगुना है, किस यहां डायग्राम से देखिएगा और रिलेशन से देखिएगा, ये फोकल लेंथ है और ये रेडियस है पूरा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सर्कल के कांसेप्ट से देखें तो यहाँ ये रेडियस दिख रहा होगा और ये यहाँ से यहाँ तक डायमीटर दिख रहा होगा। तो डायमीटर हमेशा रेडियस के क्या होता है, डबल होता है। तो ऑब्वियस सी बात है इसका ये पूरा डबल होगा, तो r मस्ट बी इक्वल टू 2f हो जाएगा। क्लियर। तो ये जो वैल्यू होती है इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और इस पॉइंट को, पॉइंट C है, इसको बोला जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोला जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये चारों टर्म समझ में आ गए होंगे, ठीक है। फिर से जल्दी से रिवाइज कराते हैं। पोल सेंटर ऑफ द मिरर, मिरर का जो सेंटर होगा उसे बोला जाएगा। फोकस ऐसा पॉइंट होता है जहां पर सारी रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद कोइंसाइड करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिस पॉइंट में ये कर्वेचर कंप्लीट होता है, कर्वेचर मतलब ये कर्व कंप्लीट होता है, उस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उस पॉइंट से पोल के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। तो ये आपके चार टर्म इंपॉर्टेंट, चारों टर्म होंगे इसमें, ठीक है। और भी टर्म है, देखते हैं क्या। ये जो AB लाइन है, ये जो AB लाइन है जो मिरर को दो इक्वल पार्ट्स में, अप एंड डाउन पार्ट में डिवाइड कर रही है, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज द हाइपोथेटिकल लाइन, ऐसा कोई मिरर में लाइन होता नहीं है, which divides mirror into equal vertical part। वर्टिकली ये दो पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। इट इज द हाइपोथेटिकल लाइन। एक हाइपोथेटिकल है जो कि इमेजिनरी लाइन कह सकते हैं, जो कि क्या क्या करता है, which divides mirror into two equal vertical part, इधर वाले और इधर वाले दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। क्या इसका यूज क्या होता है, क्यों ये बनाया गया, ये इसलिए बनाया जाता है कि एक बेस प्रोवाइड करता है ये मिरर को, कि जिसके थ्रू आपको जो भी रिफ्लेक्शन होना है इसी प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू है। क्यों, क्योंकि आपको देखिए कोई भी चीज बनाना होता है तो आपको एक बेस बनाना पड़ता है, इसके ऊपर या इसके नीचे हम सोचें, ठीक है।
वही बेस प्रोवाइड करता है। जैसे आपको एलएमबी बनाना है, मान लीजिए दिस वाला, अगर आपको यहाँ इस तरह की सोचना है कहां पर होगा, तो आप हमेशा ध्यान रखिए इसके बिल्कुल बीच में रखिए, जिससे होगा क्या, इसी लाइन पे कहीं होगा। इससे फायदा क्या होगा कि आपको उसको सर्च करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपके पास इनफाइनाइट पॉइंट्स हो जाएंगे जहां पर सर्च करना पड़ जाता है। यही चीज यहाँ पर होता है कि आपको जो भी हमने पैरामीटर बताया, पोल, फोकस, रेडियस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सब इसी लाइन पे आपको प्रिंसिपल एक्सिस पे मिलेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस का काम यही होता है कि आपको जो भी पॉइंट्स होते हैं, जो भी आपने टर्म्स सीखे अभी, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सब इसी लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे और ये एक बेस प्रोवाइड करेगा जो कि मिरर के सारे पैरामीटर्स को स्टडी करने में हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए अगला टर्म देखते हैं। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। यहां पर जो भी ऑब्जेक्ट रखा होगा उसकी हाइट, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जितनी उसकी लेंथ होगी उसको हाइट बोला जाएगा। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड फ्रॉम ये कहां से मेजर किया जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर किया जाता है। ये जो होगा यही हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट की जाएगी। ऑब्जेक्ट मतलब समझ रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका जो भी सोर्स होगा जहां से लाइट हम निकालेंगे, वहां से जो भी इसकी हाइट होगी उसको हाइट को कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से इमेज ऑफ हाइट कहां से होगा, सेम वो भी प्रिंसिपल एक्सिस से डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, इमेज हाइट ऑफ इमेज इज मेजर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर, तो दोनों ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट कहां से होंगी, हमारी ऑब्जेक्ट उससे होंगे। ठीक है, इस प्रिंसिपल एक्सिस से। इन दोनों को ऑब्जेक्ट हाइट को हम HO से रिप्रेजेंट करेंगे। इससे रिप्रेजेंट करेंगे HO, दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज हाइट को HI से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज इमेज ऑफ हाइट। ठीक है, क्लियर। अगला टर्म है इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। जो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका पोल से डिस्टेंस, इस पोल से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा। और इसको बोला जाएगा यू से, डिपेंड किया जाएगा इससे, यू से। अभी तक तो सब नाम के अकॉर्डिंग चले, फोकल लेंथ एफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, फोकस एफ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO HI। ये दोनों नाम अपने जो इनका रिप्रेजेंटेशन होता है अपने नाम से उल्टे हो जाते हैं, तो इसलिए कंफ्यूजन ना हो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम किससे करेंगे, यू से करेंगे। ठीक है, इमेज डिस्टेंस, ये भी इसी तरीके से, इट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड इमेज। ठीक है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल। ठीक है, इमेज जो भी बनेगा, मान लीजिए यहां बन रहा होगा इमेज, इमेज और पोल के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, इमेज डिस्टेंस बोलेंगे, और इसको v से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, v से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर, तो ये सारी टर्म्स थी जो कि हमारे मिरर से एसोसिएट होती है। कोई भी मिरर हो, चाहे कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, यहां तक कि ये सब टर्म्स आपके लेंस से आगे जब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो वहां पर भी सब रिलेट होंगी। तो इन सब टर्म्स को आप दिमाग में रखिएगा, वहां पे कंफ्यूजन को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सारे टर्म्स जितने भी हमने बताया, पहले चारों दोनों बताया। ठीक है, फिर इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस और ये दो।
ठीक है, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज, ठीक है। तो इन सारे टर्म्स को आप लोग दिमाग में रखिएगा क्या चीज होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब सीखते हैं रिफ्लेक्शन कैसे कराया जाता है। तो किसी भी जो स्फेरिकल मिरर होता है उससे रिफ्लेक्शन कराने के लिए उसके लिए टोटल 4 रूल्स हैं या 4 लॉज कह सकते हैं आप। जैसे आपने प्लेन मिरर के लॉ सीखा, उसी तरीके से स्फेरिकल मिरर का भी 4 लॉ है, ठीक है। क्या कौन कौन से 4 लॉ हैं ये देखिएगा। पहला लॉ है बता चुके हैं, फोकस की डेफिनेशन ये एक्चुअल बेसिस होती है, रेज फ्रॉम इंफिनिटी ऑलवेज इंटरसेक्ट एट फोकस। पहला लॉ यही है कि जो भी इंफिनिटी से रेज आती हैं, इंफिनिटी मतलब ध्यान दीजिएगा, इंफिनिटी का मतलब लॉन्ग डिस्टेंस, इंफिनिटी मतलब लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत दूर से जो भी रेज आ रही है आपकी, उन सबको हम क्या बोलेंगे, इंफिनिटी बोलेंगे, ठीक है। तो इंफिनिटी से जो भी रेज आ रही हैं उनको हम लॉन्ग डिस्टेंस रेज बोल सकते हैं। तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये आप इसके आगे जोड़ सकते हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन है, वहां पर रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। अभी अब ये लिख लीजिएगा, क्या लिखा हुआ है, रेज फ्रॉम इंफिनिटी मींस लॉन्ग डिस्टेंस, रेज फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस ऑलवेज इंटरसेक्ट एट फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां हमेशा कंसंट्रेट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे फोकस पे, ठीक है। इसका डायग्राम देख लेते हैं। आपको जितने भी रिफ्लेक्शन के डायग्राम बनाने होंगे उसमें इस तरीके से आप बनाना सीखिएगा, ठीक है। आप पहले तो ये मिरर बना लीजिएगा, ठीक है, जो भी आपको मिरर का कंस्ट्रक्ट इमेज फॉर्मेशन करना होगा, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस बिल्कुल 20 से इसके बना लीजिएगा, ठीक है। और स्केल से इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लीजिएगा इक्वल डिस्टेंस, क्योंकि इसका डबल है तो ये भी और ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपने ये 5 सेंटीमीटर बनाया है तो ये भी 5 सेंटीमीटर बना लीजिएगा, या अपने कॉपी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। ये 3 है तो ये भी 3, ठीक है। ये जितनी डिस्टेंस होता होगा उसके अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा इसके कर्वेचर पे बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करता, आपकी कॉपी के लिए, वैसे तो प्रैक्टिकली डिपेंड करेगा, जितना आप फ्लैट बनाएंगे उतनी दूर जाके बनेगा इसका, जितना बेंड बनाएंगे उतना नजदीक बनेगा। लेकिन यहाँ पर आपकी कॉपी पे इसका कर्वेचर से मतलब नहीं, आप इस चीज को फ्री हैंड भी ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे जैसे बना सकते हैं, उससे बहुत बड़ा मैटर नहीं है, ठीक है। मैटर आपका ये लाइन और ये दोनों पॉइंट करते हैं, ठीक है। ये फोकस जो बनाना है इस पॉइंट से आपको इक्वल डिस्टेंस बनाना है, और फिर यहां से इक्वल डिस्टेंस पे रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाना है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए हमेशा किसी भी डायग्राम के लिए, क्लियर। ये कर्वेचर इंपॉर्टेंट नहीं होता, या कंपास का यूज करिए, किसी स्फेरिकल इक्विपमेंट का यूज करिए, चाहे फ्री हैंड करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन ये दोनों डिस्टेंस बहुत फर्क पड़ेंगे रिफ्लेक्शन के लिए या रिफ्रैक्शन, जो भी आप चीजें पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये स्केल से बहुत एक्यूरेसी होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। जितनी अच्छी एक्यूरेसी होगी उतने अच्छे डायग्राम को आपको दिखेगा, और जो डेटा हमको इससे निकालना वो एग्जैक्ट मिलेगा। चलिए इस पे आते हैं। तो रेज फ्रॉम इंफिनिटी ऑलवेज इंटरसेक्ट एट फोकस फ्रॉम रिफ्लेक्शन बाय आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो अगर मान लीजिए इंफिनिटी से आता है तो ये हमेशा इस तरीके से रेज आएंगे, ठीक है। अभी अगला बताते हैं, ठीक है, कि पैरेलल क्यों आती है। तो ये हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, समझ लीजिए क्यों होती है पैरेलल। एक्चुअल में क्या होता है, अगर आपकी दो रेज कहीं पर इस तरीके से यहां पर है, ये रेज है, जब आप कहीं पे नजदीक पे सोर्स होता है, ठीक है, यहां नजदीक सोर्स है ना, तो यहां से आपको ये दोनों लगता है कि दोनों पैरेलल नहीं है, ये दोनों रेज पैरेलल नहीं है। लेकिन यही चीज जब बहुत दूर हो जाती है, इंफिनिटी तक हो जाती है,
क्योंकि ये दोनों रेज बढ़ती जाएंगी आगे, ये दोनों कैसे होंगे, जैसे यहाँ पर है इस तरीके से निकल रही लाइट में, इस तरीके से दोनों बढ़ती जाएंगी, ठीक है, जैसे जैसे जितनी दूर जाता जाएगा उतनी दूरी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो जब बहुत दूर हो जाएगा तो वो दोनों रेज आपको ऐसा लगेगा कि एक पॉइंट से आ रही है, वो लगेगा दोनों पैरेलल आ रही है आपके आइस तक। बस समझ रहे हैं क्या हो रहा है, जैसे आपने नजदीक से देखा, मान लीजिए यहाँ पर बल्ब जल रहा है ये, ठीक है, आप अगर यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं, ठीक है, तब उस केस में आपको इस तरीके से दोनों रेज अलग अलग दिख रही होंगी, इस भाग से निकलती हुई दिख रही होंगी, ठीक है। वही डिस्टेंस बहुत दूर हो जाए, ये सोर्स बहुत दूर हो जाए, जैसे सन है, ठीक है, तब उस केस में आपको ये जो लाइन दिख रही होगी, रेज दिख रही होंगी, वो तो बहुत फैली फैली दिख नजर आ रही होगी, क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका डेविएशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये दूरी बढ़ती जाएगी तो यहाँ पर हमारे आइस के पास ये कैसा दिखेगा, बहुत दूर तक दिखेगा, तो उसको हम एज ए पैरेलल कंसीडर कर लेंगे, इसलिए हम इसको पैरेलल लाइन की तरह समझते हैं, ठीक है। तो पैरेलल रेज आ रही है, अब ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां जाएंगी, फोकस से जाएंगे, हमेशा किससे जाएंगे, फोकस से जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर रेज फ्रॉम इंफिनिटी ऑलवेज इंटरसेक्ट एट फोकस, ठीक है, ये इंटरसेक्ट एट फोकस हो गया। इस तरीके से ये वाली रेज भी है, ये भी कहां से आएगी, फोकस से जाएगी, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सा है, पैरेलल से आई इंफिनिटी, पैरेलल रेज का मतलब इंफिनिटी से, ठीक है। इस चीज का मतलब है कि पैरेलल कैसे बना, तो वहां पर हमने बताया कैसे पैरेलल बना, पैरेलल आया और इंफिनिटी पे चला गया, सॉरी फोकस पे चला गया, ठीक है। तो पहला ये कहता है, दूसरा भी इसी से रिलेटेड है, रेज फ्रॉम फोकस always goes to parallel to the principal axis after reflection। उसी का उल्टा, अगर फोकस से रेज निकल रही है, या वहां पर इसके पहले वाला क्या था कि कहां से रेज निकल रही थी, इंफिनिटी से आ रही थी, यहां पर क्या है, फोकस से रेज निकल रही होंगी, रेज फ्रॉम फोकस, फोकस से रेज निकल रही होंगी, ऑलवेज गोज टू पैरेलल, ये हमेशा कैसे जाएंगी, पैरेलल जाएंगी, किस चीज के, प्रिंसिपल एक्सिस के, ऑलवेज गोज टू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाएंगे, पैरेलल जाएंगे, मतलब समझिएगा, बस ये आपको एरो बदल लीजिएगा नेक्स्ट डायग्राम में, ठीक है। ये देखिए सोर्स आपका यहां पर फोकस पर रखा हुआ है, ठीक है, यहां से लाइट निकली, ये लाइट निकली, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्ट होने के बाद यहां इस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस इसके पैरेलल चलेगी, ठीक है। दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये ऐसा कंडीशन क्यों बन रहा है कि रिफ्लेक्शन के बाद ऐसी ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा केस क्यों देखने को मिल रहा है हमको, ये यहीं पर आके मिल रहा है या यहां से निकलने के बाद इस तरीके का केस हो रहा है, ठीक है। इसको आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, आपको मैथ्स में पढ़ाया जाएगा टेंजेंट चैप्टर, ठीक है, हम केवल इंट्रोडक्शन दे दे रहे हैं थोड़ा सा, वहां और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, और इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, नॉर्मल के थ्रू होते हैं। तो जब आप स्फेरिकल सरफेस का नॉर्मल बनाते हैं, जैसे अगर आपको यहां नॉर्मल बनाना है, इस पे आपको परपेंडिकुलर, मान लीजिए इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर बनाना है, ठीक है, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर बनाना है, तो कैसे बनाया जाता है, तो आपको इस तरीके का टेंजेंट ड्रा किया जाता है, कुछ इस तरीके का कांसेप्ट होता है, वो नॉर्मल कहां पर कैसा होता है, सेंटर के थ्रू होता है, तो वही कांसेप्ट यहां यूज होगा, तो आप जब टेंजेंट पढ़ लेंगे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बस ये ध्यान रखिए इस तरीके के कुछ होते हैं, ठीक है। बाकी जब आप रिवीजन कराएंगे, जब टेंजेंट आपको पढ़ लेंगे, तो वहां पर ये चीज बहुत अच्छे से और क्लियर होगा रिवीजन वाले कांसेप्ट, ठीक है। तो दूसरा लॉ भी क्लियर हो गया होगा, पहला क्या था, इंफिनिटी से आया तो फोकस से गया, फोकस से निकला इंफिनिटी पे पैरेलल गया, इंफिनिटी चला गया, ठीक है, दो हो गए, तीसरा
ध्यान दीजिएगा ये सारे लॉज जो है ये जो हमने बता रहे हैं अलग रूल सब वही i इक्वल टू r को फॉलो करते हुए हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर स्फेरिकल में i इक्वल टू r को समझेंगे अगर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अगर किसी बच्चे को उस चीज को समझना है तो हमको कमेंट कर देगा, हम उसको अलग से उस चीज को समझा देंगे कि कैसे ये फॉलो हो रहा है i इक्वल टू r को देखते हुए, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली टेंजेंट आप लोग नहीं पढ़े तो वहां पर हमको बहुत ज्यादा एलिब्रेट करना पड़ जाएगा, इसलिए उसको स्किप कर रहे हैं। लेकिन अगर फिर भी किसी बच्चे को समझना है तो कमेंट कर देगा, उसको समझा देंगे, ठीक है। चलिए थर्ड रूल जो कहता है रेज फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर always goes from center of curvature after reflection। क्या कहने का मतलब है, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद भी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। मतलब ये आपका मिरर है, ठीक है, ये फोकस हो गया, सेम डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस बना देंगे, ये सेम डिस्टेंस। तो कह रहा है कि अगर कोई रेज आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से बनाते हुए आते हैं, मान लीजिए ये स्केच बनाएंगे तब क्लियर होगा, तो ये मान लीजिए यहां से पास होते हुए आ रही है, ठीक है, तो ये जब रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी, जब ये रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी तो ये सेम पाथ फॉलो करते हुए जाएगी। याद करिएगा प्लेन मिरर एंड नॉर्मल वाला, याद आ रहा है, वही सेम चीज यहां पर भी है। ये एक्चुअली में नॉर्मल टू द प्लेन मिरर है, सॉरी स्फेरिकल मिरर है। ये जो लाइन है यही हमारा परपेंडिकुलर टू दिस मिरर होता है। तो अगर इस पे कोई लाइन आती है तो उसी के क्रॉस फिर से चली जाएगी। तो ये बहुत सिंपल सा होता है कि जैसे जिस लाइन के क्रॉस आई हुई है रेज, उसी लाइन के क्रॉस रेज फिर वापस रिटर्न होगी, ठीक है। तो रेज फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑलवेज गोस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट लास्ट है rays at pole follows law of angle I equal to angle R after reflection। पोल पे जो रेज आती हैं वो एंगल I इक्वल टू एंगल R लॉ फॉलो करते हुए दिखाई जाएगी। कैसे, ये अगर मान लीजिए आपका मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है और यहां पर आपका पोल है, तो अगर मान लीजिए यहां पर कोई रे आती है, इस पोल पे कोई रे डायरेक्ट आ जाती है इस तरीके से, इस तरीके से कोई अगर आ जाती है तो यहां पर ये एंगल I है अगर, तो सेम एंगल I इक्वल टू R फॉलो करते हुए सेम इक्वल एंगल पे चली जाएगी। जिस एंगल पे I है उसी एंगल पे वापस चली जाएगी, ठीक है। तो ये चौथा रूल था, ठीक है। तो चार रूल आपको क्लियर हो गया, ठीक है। एक डायग्राम में चारों रूल को समझा देते हैं जल्दी से। ये मिरर है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अगर इंफिनिटी से आ रही है तो कहां से जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद, फोकस से, ठीक है। अगर फोकस से निकली है तो कहां को जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। ये पहला वाला हो गया, ये दूसरा वाला हो गया, ठीक है। तीसरा,
अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगी। ये तीसरा वाला हो गया, ठीक है। चौथा वाला, अगर पोल पे आया है तो पोल से ही जाएगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर फॉलो करते हुए। ये चौथी वाली रेज, चारों रेज दिख रही होंगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्स्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज इंफिनिटी से आ रही है और कहां जा रही है, फोकस से जा रही है, ठीक है। दूसरी वाली फोकस से निकली, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली गई। तीसरी वाली सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकली, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही चली गई। चौथी वाली पोल पे आ रही है और पोल पे इक्वल एंगल फॉलो करते हुए ये चली गई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आपको जब आप इमेज फॉर्मेशन करना सीखेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट उसमें वीडियो में, तो आपको वहां पर एक चीज ध्यान रखना होगा कि इमेज फॉर्मेशन करने जब बता रहे थे प्लेन मिरर, तो दो रेज का होना जरूरी है। इमेज फॉर्मेशन में हमने क्या कहा था, दो रेज कम से कम होना जरूरी है, दो से ज्यादा भी हो सकता है। तो दो रेज चाहिए होती है, इन चारों में से कोई भी दो आप चूज कर सकते हैं। जैसी कंडीशन आपको मिलेगी उसके अकॉर्डिंग कोई भी दो आप फेस कर सकते हैं। आप दो यूज कर लीजिए कोई भी, तो जनरली दो यूज कौन सा होने वाली है, एक ये वाली यूज हो सकती है और एक ये वाली यूज हो सकती है, ठीक है, या ये वाली यूज हो सकती है, कोई भी दो यूज कर लीजिएगा। ये वाला कम से कम यूज करने की कोशिश करिएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको एंगल मेजर करना पड़ेगा, बात समझ रहे हैं। हाँ, जब कोई ऑप्शन नहीं होगा, अंतिम एक केस बनेगा जिसमें कि आपको यही बनाना पड़ेगा, ठीक है, ज्यादा इजी यही वाला होगा, तो उस वाले केस में तो आपको ये बना सकते हैं। अदरवाइज इन्हीं तीनों में से कोई भी प्रेफर कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम कह रहे हैं कोई भी दो लीजिए, कोई फाउंडेशन नहीं है, ठीक है। आपके बुक्स में, आपके रेफरेंस बुक में जहां कहीं भी मिला होगा, वो कुछ क्या दिया है उससे मत मैटर करिएगा। इन चार में से कोई भी दो लेके आप इमेज बना सकते हैं, ठीक है। जिस किसी को भी कंफ्यूजन होगा सर इस वाले रेज से कैसे बनेगा, हमसे पूछ सकेगा, अगली क्लास में बता देंगे, तो उसको बता देंगे, तो उसके बाद पूछ सकता है कि सर कैसे, अगर हम इस रे की जगह ये रे ले लें तो कैसे बनेगा, तो उसको हम बता सकते हैं। लेकिन आप इसको ध्यान रखिएगा दिमाग में कि कोई दो रे ले सकते हैं, आपके चॉइस के ऊपर है, ठीक है। तो हम देखेंगे कौन सी रे को लेकर कैसे इजीली बनेगा, वो बात अलग है, ठीक है। तो ये हमारे चार छोटे छोटे लॉज थे जो कि रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल सरफेसेस के अक्रॉस पढ़े जाते हैं। क्लियर है? तो ठीक है, अब थोड़ा सा कल ऑब्जेक्ट पोजीशन बता दें, इसका रिफ्लेक्शन और इमेज फॉर्मेशन अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट पोजीशन देखिएगा, क्या क्या ऑब्जेक्ट पोजीशन कहां कहां रखे जा सकते हैं। अगर ये आपका मिरर है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट के रखने की 6 कंडीशन बनती है। कितनी कंडीशन बनती है? 6 कंडीशंस बनती है। कैसे बनेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला, हम बहुत दूर रखे हुए हों, इस मिरर के बहुत दूर रखा हुआ है, यहां मिरर रखा हुआ है, बहुत दूर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसका इमेज कहां बनेगा, तो उस तरीके के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, इंफिनिटी बोलेंगे, ठीक है। दूसरा, इस सी से थोड़ी सी दूर रखा हो, सी से थोड़ा सा दूर, तो इसको बोलेंगे बियॉन्ड सी, ठीक है। इन 6 केस को कल हम देखेंगे, आपको एक केस बताएंगे, बाकी आपको करना होगा, लेकिन आप केवल इसका ऑब्जेक्ट ऑफ पोजीशन समझ लीजिए कहां कहां है, ठीक है। इंफिनिटी पे हो गया पहला, कि बहुत दूर रखो, यहां मिरर रखा हुआ है, बहुत दूर अगर रखा हुआ ऑब्जेक्ट तो इंफिनिटी पे, बियॉन्ड से मतलब इस पॉइंट से थोड़ी सी दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है। तीसरा, एट सी, इसी सी पर ही रखा हो, ठीक है। पहला वाला तो नहीं बना रहे हैं, बहुत दूर रखा होगा। दूसरा ये हो गया, तीसरा एट सी हो गया। चौथा, बिटवीन सी एंड एफ, कहीं पर, इन दोनों के बीच में कहीं पर रखा होगा, ठीक है। सी और एफ के बीच में कहीं पर रखा होगा, तो चौथा केस होगा। पांचवा, एट एफ, इस फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा हो,
ठीक है। और छठा, इस फोकस एंड पोल के बीच रखा हो। इस फोकस एंड पोल के बीच में रखा हो। तो ये 6 केसेस हमारे ऑब्जेक्ट के होते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझ लीजिए कहां कहां, और इसी के लिए हम अलग अलग डायग्राम सीखेंगे, अलग अलग कंस्ट्रक्शन करेंगे। पहला, बहुत दूर इंफिनिटी डिस्टेंस पे। दूसरा, बियॉन्ड सी, सी से थोड़ी सी दूर पे। तीसरा, सी पे बिल्कुल। चौथा, सी और एफ के बीच में। पांचवा, एफ पे बिल्कुल। और छठा, एफ और पी के बीच में। क्लियर है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर को समझेंगे, ठीक है। उसमें कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों को क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो रिवीजन करते रहिए, ठीक है, क्योंकि एक ऐसा चैप्टर, ये चैप्टर ऐसे हैं कि आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर मिस हो जाएगा, तो फिर आपको फिर से दोबारा पढ़ेंगे तो लगेगा अरे हम तो कुछ पढ़े ही नहीं, ठीक है। क्योंकि अभी आपका बोर्ड नहीं है, बोर्ड आपको मार्च में देना है, तो इसलिए रेगुलर रिवीजन करते जाइए कि हमको क्या पढ़ना है, हम क्या पढ़े हैं। तो आप क्या करिए, रिवीजन का एक स्टेप बना लीजिए कि नहीं आज इतना पढ़े हैं, फिर 2 दिन बाद फिर उसको रिवाइज कर लीजिए कि इतना हमने इसको, आप तो पहले नोट्स बना ही रहे हैं, तो उस नोट्स को गो थ्रू हो जाइए कि इतना इतना चीज पढ़े हैं। अगर उसमें फिर से नहीं समझ में आ रहा है टॉपिक, तो आप वीडियो से फिर से रिवाइज करके देख लीजिए कि ये नहीं हो रहा है, और उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करेंगे सर ये टॉपिक हमको नहीं समझ में आया, फिर से इसको इलैबोरेट कर दीजिए, तो वहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।